आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 209। कई तियांजियाओं ने ऊपर देखा, बहुत उत्सुक थे। ये पुस्तक ताओवादी लिपि का कौन सा स्तर है? आखिरकार स्तर जितना ऊंचा होगा उसे समझना उतना ही कठिन होगा। प्रवेश स्तर तक समझना तो दूर की बात है। यद्यपि वे सभी सुपर फिजिक्स वाले प्रतिभाशाली लोग हैं, फिर भी ताओवादी पुस्तक को प्रारंभिक स्तर तक समझना आसान नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ताओवादी पुस्तक सिर्फ एक स्थानीय अलौकिक शक्ति है। उन साधारण बच्चों के लिए कम समय में प्रवेश स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करना वास्तव में कठिन है। लेकिन वरुण राठौर, कुणाल मेहता और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य लोग अद्भुत शारीरिक बनावट वाले युवा हैं। किसी स्थानीय अलौकिक शक्ति को समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बूढ़े आदमी फाझेंग ने ऐसा कहा और नीचे बैठे साधारण बच्चों ने भी एक के बाद एक यही कहा। हाँ, ये सामान्य बात है कि मैं इसे कम समय में नहीं समझ सकता। आखिरकार मेरी योग्यता सीमित है। लेकिन इस बार के प्रतियोगी जैसे वरुण राठौर, कुणाल मेहता और नीरव जोशी पूरी तरह से छुपे रुस्तम हैं। उनके पास हर तरह की बेहतरीन फिजिक्स हैं और संप्रदाय के संसाधन भी बेजोड़ हैं। उनकी समझ कमाल की है। इसे अपने अंदर समझें। हा, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। यह मत भूलो कि वह छोटा लड़का यादव परिवार का युवा स्वामी असली चर है। यादव परिवार के युवा गुरु द्वारा प्रदर्शित कीमिया और तलवारबाजी की प्रतिभा प्राचीन और आधुनिक समय में अद्वितीय है और यह प्राचीन काल में दुर्लभ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह कितने प्रबुद्ध हैं। कई छोटे बच्चे आपस में फुसफुसा रहे थे और बातें कर रहे थे। वे प्रतियोगिता के इस आखिरी दौर को लेकर भी बेहद उत्सुक थे और यह भी कि आखिर में चैंपियनशिप का खिताब कौन जीतेगा। इस समय बूढ़े आदमी फझेंग ने फिर से कहा, ये प्रतियोगियों को एक ही समय में करने की आवश्यकता है। बूढ़े व्यक्ति फाझेंग के बोलने के बाद सभी ने तुरंत अपनी समझ दिखाने के लिए सिर हिलाया। प्रतियोगिता के इस दौर के प्रतियोगियों को एक ही समय में एक आभास होता है और सबसे कम समय में प्रवेश स्तर तक उन्हें ये समझ आ जाता है कि प्रतियोगिता के इस दौर का अंतिम विजेता कौन है। नियमों को समझना आसान है और कई प्रतियोगी भी स्पष्ट हैं। इस बार प्रतियोगिता समझ के बारे में है। एक सुपर काया वाले युवा सुप्रीम होने के नाते उनकी समझ स्वाभाविक रूप से असाधारण है। अपनी काया और संसाधनों के बल पर उन्होंने पूरे साल कई अलौकिक शक्तियों का अभ्यास किया है। उनके लिए पृथ्वी की अलौकिक शक्तियों को कम समय में प्रवेश स्तर तक समझना कठिन है, लेकिन ये किया जा सकता है। वरुण राठौर, कुणाल मेहता और बाकी लोगों ने एक दूसरे की आंखों में जुझारूपन भरा भाव देखा। बाकी मामलों में वे थोड़े कमतर जरूर हो सकते हैं, लेकिन समझदारी की होड़ में वे कभी हार नहीं मानेंगे। वे सभी दलों की अमर शक्तियों के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उन्हें आसानी से कैसे वश में किया जा सकता है। अंतिम परिणाम आने से पहले ही वे सभी एक दूसरे से असंतुष्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को नीची नज़र से देखते हैं। कई लोग ऊंचे मंच पर आए और तुरंत ही पालथी मारकर बैठ गए ताकि प्रतियोगिता शुरू कर सकें। झूले पर अर्जुन यादव अभी भी आराम से सो रहे थे। मेजबान, जल्दी उठो, सो मत। ये प्रतियोगिता दाव चर्चा सम्मेलन का अंतिम दौर है। जब तक आप इस प्रतियोगिता को जीतते हैं, आप मेजबान अंतिम चैंपियन होंगे और आपको एक रहस्यमय पुरस्कार मिल सकता है। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, लगातार बड़बड़ा रही थी। अर्जुन यादव थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। चुप रहो और किसी को भी रात को अच्छी नींद न लेने दो। अर्जुन यादव ने मन ही मन डांटा। वह चाहता था कि सिस्टम चुप हो जाए। ये प्रणाली बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। क्या आपको कारण नहीं पता कि आप जल्दी में गर्म टोफू क्यों नहीं खा सकते? इसके अलावा क्या ये सिर्फ समझ की प्रतियोगिता नहीं है, तो क्यों न उन युवा सर्वोच्च प्राणियों को कुछ समय बिताने दिया जाए? और बूढ़ा आदमी फझेंग भी चिल्ला रहा था, अर्जुन यादव को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कह रहा था। अर्जुन यादव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और तीखे स्वर में कहा, पहले उन्हें शुरू करने दो, मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा। अर्जुन यादव की आवाज धीमी हो गई और दर्शक फिर से खामोश हो गए। ये बच्चा सचमुच जिद्दी है, बस सोने के लिए। क्या आपको तीसरी प्रतियोगिता की भी परवाह नहीं है? या समझ के मामले में
यादव परिवार का युवा स्वामी अन्य तियांजियाओ जितना अच्छा नहीं है, इसलिए वह हार मानने को तैयार है। हर कोई इस बारे में सोचता है और वे ऐसा सोचते भी हैं। आखिरकार यादव परिवार का युवा स्वामी सिर्फ एक नश्वर शरीर है और उसकी समझ निश्चित रूप से उन सुपर फिजिक्स जितनी अच्छी नहीं है। मंच पर कुचले जाने के बजाय आराम से सोना और सीधे हार स्वीकार करना बेहतर है। वैसे भी मैं पहले ही 2 प्रतियोगिताएं जीत चुका हूं और यह अभी भी अज्ञात है कि ब्रह्मांड कौन जीतेगा। जैसे जैसे सभी ने इसके बारे में सोचा, उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनका अनुमान सही था। और राजेश यादव ने कुछ नहीं कहा। जब तक उनके युवा स्वामी खुश हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह प्रतियोगिता के तीसरे दौर में भाग लेते हैं या नहीं। अर्जुन यादव ने अपनी सोने की मुद्रा बदल ली और आराम से खर्राटे लेना जारी रखा। यद्यपि प्रणाली चिंतित है, फिर भी वह मेजबान से आग्रह करना चाहती है कि वह मंच पर आकर समझ के लिए प्रतिस्पर्धा करे। लेकिन ये देखकर कि उसका मेजबान गहरी नींद में सो रहा है, वह जाग भी नहीं सका। उसके बाद उसने कोई आवाज नहीं की। मेजबान के स्वभाव के अनुसार वह ऐसा कुछ भी नहीं करता था जिसके बारे में उसे यकीन न हो। इस समय सो जाओ, शायद ये सचमुच निश्चित है कि वह समझ की प्रतियोगिता जीत सकता है। इसलिए मैं इस समय की परवाह नहीं करता, इसका उपयोग लेटने और आराम करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा वह अपने मेजबान को कैसे नहीं समझ सकता। दाचेंग कैस बॉडी की समझदारी की बात तो छोड़ ही दीजिए, इसमें अनंत एपिफनी मोड भी है जो पहले भी जागृत हो चुका है। खाते पीते समय व्यक्ति तुरंत प्रबुद्ध हो सकता है। स्थानीय अलौकिक शक्तियों से युक्त एकमात्र ताओवादी पुस्तक अनंत एपिफनी मोड का उपयोग करके मिनटों में स्तर तक पहुंच सकती है। विचार स्पष्ट था। सिस्टम ने आग्रह करना बंद कर दिया और मौन हो गया। प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले अर्जुन यादव के आराम से सो जाने की प्रतीक्षा करें। बूढ़े फजेंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और वह मन ही मन अनिर्णय में था। क्या यादव परिवार के युवा स्वामी ने सचमुच प्रतियोगिता के तीसरे दौर में भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी? भले ही उन्होंने प्रतियोगिता के पहले 2 राउंड में चैंपियनशिप जीत ली हो, लेकिन उनकी ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। समझ प्रतियोगिता का ये तीसरा राउंड भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह अंतिम निर्णय को प्रभावित करेगा। लेकिन लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे पहले शुरुआत करेंगे, इसलिए जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे शुरुआत करें। जहां तक वरुण राठौर के तीनों साथियों की बात है, तो वे सभी इस समय दुखी और उदास दिख रहे थे, मानो उनसे पानी टपकने वाला हो। उन्हें पहले आने देने का क्या मतलब है? अर्जुन यादव थोड़ी देर सोना चाहता है। यह इन युवा सर्वोच्च व्यक्तियों के प्रति पूर्णतया तिरस्कारपूर्ण है, उन्हें गंभीरता से नहीं लेना है। समझ के माध्यम से उसी ताओवाद को समझने के लिए प्रतिस्पर्धा करें, ताकत की परवाह किए बिना समय के खिलाफ दौड़ें। मूलतः ये देखना है कि किसमें उत्कृष्ट समझने की क्षमता है और कौन इसे पहले प्रवेश स्तर तक समझ सकता है। नतीजा ये हुआ कि लोगों को जरा भी परवाह नहीं रही और उन्होंने उन्हें पहले आने दिया। हालांकि वे थोड़े नाराज थे, लेकिन उसे जाहिर करना मुश्किल था। आखिरकार पहचान और पृष्ठभूमि के मामले में ये छोटा बच्चा पहले ही उन्हें अनगिनत गलियों से पीछे छोड़ चुका है। स्पष्ट रूप से असंतोष व्यक्त करें। उनके बगल में राजेश यादव अपने स्वयं के कुलपति से अधिक मजबूत हो सकते हैं, इसलिए चलो वापस पकड़ो। हम केवल इस दौर में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, नेता बनने और चैंपियनशिप जीतने का प्रयास कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो चलिए शुरू करते हैं। एल्डर फाजेंग के आदेश पर तीनों ताओवादी पुस्तकें वरुण राठौर, कुणाल मेहता और नीरव जोशी के सामने प्रस्तुत हुईं। उन्होंने समय के विरुद्ध दौड़ लगाते हुए अत्यंत तीव्र गति से उन्हें पढ़ा। तभी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित हुई और शरीर से रून चमकने लगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन सभी ने पहली बार में ही अपनी अद्वितीय सुपर फिजिक्स को सक्रिय कर लिया और अपनी स्थिति को सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचा दिया। फिर आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण के माध्यम से उनके सामने रखी पुस्तक को पृष्ठ दर पृष्ठ पलटा गया। अनगिनत प्रतीक उनके द्वारा अवशोषित कर लिए गए, उनके दिमाग में प्रवेश कर गए और एक विशिष्ट संदर्भ के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक समुद्र से निरंतर आध्यात्मिक शक्ति निकलती रहती है, एक नदी की तरह जो एक विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे निर्देशित होकर अलौकिक शक्तियों को सक्रिय करती है। यह एक अलौकिक शक्ति है जिसके संपर्क में वे कभी नहीं आए हैं, और यह उस साधारण अलौकिक शक्ति से थोड़ा अलग है जिसे उन्होंने विकसित किया है, और इसे समझने की कठिनाई थोड़ी अधिक है।
समझदारी की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। ऐसा लगता है समझ की यह प्रतिस्पर्धा उतनी सरल नहीं है जितनी कल्पना की गई है। लेकिन अर्जुन यादव अभी भी वहीं था, खर्राटे ले रहा था और गहरी नींद सो रहा था। जीवन बहुत सुखद और आरामदायक था। इस प्रणाली की दैनिक सेवा से हृदय अधिकाधिक संतुष्ट होता है। ये जर्जर झूला उनके छोटे बच्चे के शरीर के लिए बहुत उपयुक्त था और बिना किसी परेशानी के सो जाने के बाद उसे बहुत आराम महसूस हुआ। इस झूले पर झूलते हुए मैं पूरे दिन इस पर झूलने का इंतजार नहीं कर सकता और मैं जमीन से उठना नहीं चाहता। अपनी दाहिनी आंख को थोड़ा सा खोलकर उसने ऊंचे मंच पर नीचे देखा। उसके दिल में बहुत ऊब महसूस हो रही थी। ऐसा लगता है कि ये 3 युवा सर्वोच्च प्राणी उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना कि अफवाहों में कहा गया था। उन्होंने सोचा था कि वे अद्वितीय दुष्ट थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी समझ इतनी खराब थी। यह एक अलौकिक शक्ति मात्र है और शर्त केवल इसे प्रारंभिक स्तर तक समझने की है। ये बहुत समय लेने वाला और श्रमसाध्य है। थोड़ी देर और सो जाओ। मैंने मूल रूप से इस समय एपिफेनी में भाग लेने के लिए नीचे जाने के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन युवा अहंकारों की प्रगति इतनी धीमी थी जिससे मुझे आराम करने का बहुत समय बचा। सिस्टम, हाँ, आप मेजबान हैं और आप वही होंगे जो आप कहेंगे। सिस्टम थक गया है। ऐसे मेजबान के साथ जरूरी है कि उन्हें उकसाया न जाए, वरना वे मुझे नहीं चाहेंगे। मुझे डर है कि मैं ही सबसे ज्यादा परेशान सिस्टम हूँ। वह सप्ताह के दिनों में आज्ञाकारी रहती है तथा कभी कभी मेजबान द्वारा उसे पुआ को दे दिया जाता है। रुको, मेजबान, देखो, लगता है नीरव जोशी नाम के उस आदमी ने कुछ प्रगति कर ली है। सिस्टम की आवाज फिर से बजी। अर्जुन यादव थोड़ा अधीर हो गया। ये बंदा लगातार बकबक कर रहा है। इसी बात का इंतजार कर रहा हूँ। घर वापस आकर आराम करते वक्त उसे सारे बेकार नोटिफिकेशन साउंड बंद कर देने दो ताकि वो खुद को परेशान न करे। इसके बाद उन्होंने अपनी दाहिनी आंख को थोड़ा सा खोला ताकि सिस्टम प्रॉम्प्ट देख सके कि नीरव जोशी ने क्या प्रगति की है। और ऊंचे मंच पर वरुण राठौर, कुणाल मेहता और नीरव जोशी प्रत्येक ने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। अत्यंत गरिमा में अपने सामने पृथ्वी स्तर की अलौकिक शक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया और थोड़ी सी भी विचलित होने की हिम्मत नहीं की। आखिर ये सिर्फ समझ की प्रतियोगिता ही नहीं, बल्कि तियांजियाओ की अपनी एकजुटता और एकाग्रता की भी परीक्षा है। ध्यान भटकाना मत, वरना सारी पिछली मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन नीरव जोशी ने प्रगति करने में अग्रणी भूमिका निभाई। उनकी आंखें ठंडी रोशनी से खिल उठीं और प्रकाश चमक उठा और उनके शरीर के बाहर रून के निशान अंकित हो गए, जिससे वह एक देवता की तरह दिखने लगे। विस्फोट के साथ ही उतार चढ़ाव का दौर भी आया और गति भी कम नहीं थी। लेकिन वह इसे सफलतापूर्वक समझ नहीं पाया, बल्कि बस अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करके इसे अपने शरीर में एक चक्राकार रूप में सफलतापूर्वक संचालित कर पाया। अगर वह इसे प्रारंभिक स्तर तक समझना चाहता तो भी वह अभी बहुत दूर था। जब वरुण राठौर और कुणाल मेहता ने ये देखा तो वे और अधिक शांत नहीं हुए। उनका आभामंडल बढ़ गया और एक विशिष्ट नस के अनुसार उनके शरीर के भीतर प्रवाहित होने लगा। उन्हें और अधिक मेहनत करनी होगी। नीरव जोशी 1 सप्ताह से सफलतापूर्वक दौड़ रहे हैं। यदि नीरव जोशी इस समझ की प्रतियोगिता में लीडर बन जाते हैं तो उन दोनों के पास चैंपियन बनने का कोई मौका नहीं होगा और इसकी कोई संभावना भी नहीं है। अरे, जब वे प्रवेश स्तर पर पहुंचेंगे तो वह बंदर का वर्ष होगा। समय की कितनी बर्बादी होगी। छोड़ो, मुझे जाने दो। जल्दी करो और इस दाव चर्चा सम्मेलन को समाप्त करो और नेता का पद जीतो। रहस्यमय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद तुम इस यात्रा को समाप्त कर सकते हो। आखिरकार मेरे पिताजी का जन्मदिन कुछ ही देर में होने वाला है और एक बेटे के रूप में मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। अर्जुन यादव ने मन ही मन ये बात सोची, लेकिन साथ ही गहरी सोच में भी डूब गए। मेरे पिता, वह व्यक्ति कौन है? दुनिया में भगवान सम्राट, दुनिया में सबसे मजबूत भिक्षु कोई नहीं है। पूरी दुनिया में चाहे राजा की भूमि हो, लोगों को क्या चाहिए? कोई कमी नहीं है। केवल दाव चर्चा सम्मेलन के अंतिम पुरस्कार पर भरोसा करके अपने पिता को उपहार देना थोड़ा घटिया होगा। इसके अलावा तुम्हें कुछ शानदार तोहफे भी तैयार करने चाहिए। किस तरह के तोहफे? इस सवाल पर अर्जुन यादव को काफी दिक्कत हुई। ऐसा लगता है कि कोई देव सम्राट पिता है और दबाव भी बहुत है।
यदि आप इसके लिए कोई उपहार तैयार करना चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छा उपहार ढूंढने की पूरी कोशिश करनी होगी। अन्यथा आप अपनी पितृभक्ति कैसे दिखा सकते हैं? इस तरह मैं भविष्य में कैसे अधिक आराम से लेट सकता हूं और जीवन का आनंद ले सकता हूं? अर्जुन यादव ने अपना सिर हिलाया। वह इस समय इस बारे में सोचना नहीं चाहते थे, इसलिए इस चर्चा बैठक को जल्दी से समाप्त करते हैं। ऐसा लग रहा था कि चैंपियनशिप का खिताब अब भी उनके सिर पर ही आएगा। इसके बाद वह सीधे झूले से कूद गया, बगीचे में टहलने लगा और ऊंचे मंच पर चला गया। कई युवा शिष्यों ने भी अर्जुन यादव को देखा, जो काफी आश्चर्यचकित और अविश्वसनीय थे। उन्होंने सोचा कि अर्जुन यादव ने अभी जो कहा वह उसकी समझ की कमी के कारण था, इसलिए उसने सीधे आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोगों को अभी भी समझ की प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। मैंने अभी जो कहा था उन्हें शुरू करने देने के लिए बस खुद को थोड़ी देर सोने देना था। इस तरह से सोचे तो ये छोटा लड़का सचमुच घमंडी है। वे तीनों ही अमर शक्ति के उत्तराधिकारी हैं। उनके पास अद्भुत शारीरिक बनावट, असाधारण प्रतिभा और असाधारण समझ है। इसीलिए आप दूसरों को पहले समझाते हैं और खुद बाद में आते हैं। आप कितने आत्मविश्वासी हैं। दाऊजी, अर्जुन यादव अभी खेल रहे हैं, क्या उन तीनों से आगे निकलने की कोई उम्मीद है? चांद किंग के नेता दाओजोंग को संदेह हुआ और उन्होंने अनिरुद्ध चतुर्वेदी से पूछा। बड़े, चिंता मत करो, पिछले 2 खेलों के प्रदर्शन को मत भूलना। उन्होंने मुझे अपनी आंखें खोलने का मौका दिया। इसके अलावा वह मेरी ताओवादी दुनिया की किंवदंती में जन्मजात ताओवादी भ्रूण होने की बहुत संभावना है। उसकी समझ असाधारण है और स्थानीय अलौकिक शक्तियों वाली ताओवादी पुस्तक को समझना आसान है। मुझे नहीं पता कि इसकी गति कितनी है। इसकी प्रबल संभावना है कि यह उन 3 लोगों को भी पकड़ ले। अनिरुद्ध चतुर्वेदी को भी अर्जुन यादव पर पूरा भरोसा है। यदि आप पहले इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब आप एक वफादार प्रशंसक बन गए हैं। जब तक अर्जुन यादव ने कहा, ये पूरी तरह से सच है और विश्वास करने लायक है। यदि उम्र का अंतर न होता तो वह दाऊजी चांद किंग जमीन पर झुककर सीधे अर्जुन यादव का वफादार अनुयायी बनना चाहता और उसके लिए सभी दिशाओं में लड़ना चाहता। वरुण राठौर के सुनहरे बाल लहरा रहे थे, उनका मनोबल बेतहाशा बढ़ रहा था और उनकी आभा अद्भुत थी। उन्होंने अपने डॉटियन संत शरीर को पूरी तरह सक्रिय कर लिया था और अपने सामने पृथ्वी की दिव्य शक्ति को निरंतर संचालित कर रहे थे, इसलिए उन्हें जल्दी से शुरुआत करनी होगी। यही बात अन्य 2 ताओवादियों के लिए भी सत्य है, जो पीछे रहने को तैयार नहीं हैं। लेकिन इसी समय उन तीनों की नज़र बालक अर्जुन यादव पर पड़ी। लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। इस समय यहाँ आने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कम से कम उन तीनों ने 1 हफ्ते तक अपने शरीर में जादुई शक्तियों का संचार किया है और सबसे बुनियादी ज़रूरी चीज़ों में महारत हासिल कर ली है। अब उन्हें बस इसे चरण दर चरण शुरुआती स्तर तक समझने की ज़रूरत है। और अर्जुन यादव इस समय यहाँ आए, ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि वे नश्वर शरीर हैं। उनकी समझ कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, उन तीनों के सामने उसे न्यूनतम रूप में समझ पाना उनके लिए असंभव है। कुछ लोग चिंतित नहीं हैं और यहाँ तक कि अपने दिल में हंसना चाहते हैं, जिससे आप घमंडी और बदचलन बन जाते हैं। पहले मुझे इसे समझने के लिए प्रतीक्षा करने दो और अब मैं बस आगे चलता हूँ। बहुत देर हो चुकी है, मेरे प्रतीक्षा करने की प्रतीक्षा करो और इसे बहुत पीछे छोड़ दो। अर्जुन यादव ने समय लिया और धीरे धीरे बूढ़े फजेक के पास पहुंचा। बूढ़ा जानता था कि वह क्या कर रहा है, इसलिए उसने झट से ये ताओवादी किताब अर्जुन यादव के नासमझ हाथों में थमा दी। अर्जुन यादव ने ताओवादी पुस्तक को अपने हाथ में लिया, ऊंचे मंच के ऊपर एक खुली जगह ढूंढी और तुरंत पालथी मारकर बैठ गए। बस, शरीर बहुत छोटा है और पालथी मारकर बैठने की मुद्रा थोड़ी अजीब, थोड़ी प्यारी है, अन्य किशोरों की तरह गंभीर नहीं है। इसके बाद वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। उसे अपने आत्मज्ञान का एहसास होने लगा और उसने ताओवादी पुस्तक को एक एक पृष्ठ खोल दिया, लेकिन बहुत तेज गति से, मानो वह सिर्फ खेल रहा हो। लेकिन जो बात दूसरों को पता नहीं है वह यह है कि सिस्टम का अनंत एपिफनी मोड तुरंत पूरी क्षमता से चल रहा है। अर्जुन यादव की नज़र में ताओवादी धर्मग्रंथों के अनेक प्रतीक घोड़े पर सवार होकर फूलों को निहारने जैसे हैं। चाहे वह नसों की गति हो या अलौकिक शक्तियों का जमावड़ा, सब अत्यंत तीव्र गति से प्रदर्शित होते हैं।
और अर्जुन यादव वास्तव में धीरे धीरे ऊपर उठे। उनका शरीर सभी प्रकार के दिव्य प्रकाश में लिपटा हुआ था, 5 रंग की आभा से घिरा हुआ था, बहुत पवित्र था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और रून ऊर्जा सीधे अलौकिक शक्तियों के अनुसार बहुत तेजी से प्रसारित हुई। दरार, टूटी हुई जंजीरों की आवाज के साथ अर्जुन यादव से एक आभा भी निकलती थी, जो अत्यंत प्राचीन और दाव छंदों से परिपूर्ण थी। इस दाव ग्रंथ में दर्ज जादुई शक्तियां वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय थीं। देखते ही देखते ये 3 सप्ताह तक चलता रहा, और यह सब एक पल में घटित हो गया। हर कोई भयभीत था, और एक पल में यह उस स्तर तक पहुंच गया जहां तक पहुंचने के लिए तीनों युवा लॉर्ड्स ने बहुत समय बिताया था। नहीं, और यह उससे भी कहीं अधिक है। पलक झपकते ही अर्जुन यादव का युवा शरीर प्रकाश से चमक उठा और रून बहने लगे, और उसके सामने पृथ्वी स्तर की जादुई शक्तियां पहले से ही 3 बड़े चक्रों के लिए सक्रिय हो गई थीं। यह इतनी तेजी से हुआ कि वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए और इस पर विश्वास नहीं कर सके। क्या ये समझ एक मजाक है? ये कैसे संभव है? इसमें तो बड़ी समझदारी है। वरुण राठौर, कुणाल मेहता और नीरव जोशी, इसमें बहुत समय लगा और वे बड़ी मुश्किल से 3 बड़े जोतन चलाने में कामयाब रहे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही अर्जुन यादव ऊपर आएगा, वह एक पल में 3 बड़ी साइकिलें दौड़ा देगा। समझदारी भरा द्वंद्व, उच्च और निम्न जज। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो प्रतियोगिता के इस तीसरे दौर का नेता फिर से अर्जुन यादव के सिर पर गिर सकता है। कई युवा तियांजियाओ एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे और एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे। उनके शब्द विस्मय से भरे थे और उनकी आंखों में आश्चर्य लंबे समय तक रहा। मैंने सोचा कि यादव परिवार के युवा स्वामी अपने नश्वर शरीर को जानते थे, और उन्होंने निर्णय लिया कि उनकी समझ उन 3 युवा प्रभुओं जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने हार मान ली और मंच पर जाने से डर गए। अप्रत्याशित रूप से, लोग वास्तव में सिर्फ सोना चाहते हैं और फिर समझने में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वे वरुण राठौर और अन्य 3 युवा सर्वोच्च प्राणियों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन उनके पास कहने को कुछ नहीं है। आखिर ये तो इंसानी है, और अब ताकत इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर है। देव सम्राट के बेटे की समझदारी तो सबने देखी है, और वो पल भर में 3 बड़े चक्कर लगा लेता है। यदि और कुछ नहीं हुआ तो तीसरे चरण की प्रतियोगिता में नेता का खिताब पुनः उसके सिर पर आ जाएगा। इस तरह इसमें कोई संदेह नहीं है कि अर्जुन यादव सीधे इस दाव चर्चा सम्मेलन के अंतिम चैंपियन बन जाएंगे। न केवल वह रहस्यमय पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, बल्कि वह अनिरुद्ध चतुर्वेदी का उत्तराधिकारी भी बन सकता है और चांद किंग दाओजोंग का दाओजी बन सकता है, जो एक अमर शक्ति का उत्तराधिकारी है। यद्यपि अर्जुन यादव वांगू यादव परिवार के युवा स्वामी हैं, लेकिन उन्हें अन्य अमर शक्तियों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं से कुछ भी बेहतर नहीं है। लता यादव यादव परिवार के अलावा इसकी पृष्ठभूमि समर्थन के रूप में एक और अमर शक्ति है, और भविष्य में इसके कार्य और भी अधिक प्रभावशाली होंगे। और अर्जुन यादव, जो शून्य में पालथी मारकर बैठे थे, दूसरों की आश्चर्यचकित निगाहों को नजरअंदाज कर रहे थे। मैंने मन ही मन आह भरी, अरे क्या अमर शक्ति के तियांजियाओ शिष्य भी दुनिया के लिए इतने नए हैं? क्या ये सच नहीं है कि ग्रेट जादुई शक्ति का उपयोग एक पल में 3 सप्ताह के लिए किया जा सकता है? यदि आपके पास एक हाथ है तो ये पर्याप्त है। उसके बाद उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अनंत प्रकटीकरण की प्रेरणा से उसकी नज़र में यह अलौकिक शक्ति सबसे बुनियादी जोड़ घटाव से अलग नहीं थी। इसमें कोई रहस्य नहीं था, और वह आसानी से इसे देख सकता था। कुंग फू के सर्किट के अनुसार सहायता को सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए अगले ही क्षण शरीर से गुनगुनाहट की ध्वनि आई। ये पता चला कि यह 3 और बड़े रविवारों तक चलेगा। लेकिन इस समय शेंगजी डॉटियन, दाओजी ताइबाई और अन्य ने केवल 4 महान चक्र संचालित किए हैं। ये दृश्य देखकर कई लोगों की मानसिकता ध्वस्त होने के करीब पहुंच गई। अरे क्या ये बच्चा इंसान भी है? क्या ये बच्चा नश्वर शरीर नहीं है? इसकी समझ इतनी विकृत कैसे हो सकती है? वह अभी मंच पर आए हैं, और उनकी नींद भरी नज़र से यह स्पष्ट है कि वह भी पूरी तरह से जागे नहीं हैं। लानत है, ये सचमुच घृणित है। ये पूरी तरह से आपके हाथ की हथेली में हमें चिढ़ा रहा है। वरुण राठौर का स्वभाव बहुत उग्र है। वह खुद को रोक नहीं पाता और सीधे सीधे गालियां देता है। बेशक उसकी हिम्मत नहीं हुई अर्जुन यादव को डांटने की। हालांकि वह पागल था, पर अपनी स्थिति को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था।
अगर उसने अर्जुन यादव से असंतुष्ट होकर उस पर चिल्लाने की हिम्मत की तो उसके 10 सिर भी कम पड़ जाएंगे। कुणाल मेहता और नीरव जोशी भी बेहद डरे हुए थे। अपनी अमर सेनाओं के बीच उन्हें इतना अपमानित और तिरस्कृत पहले कभी नहीं किया गया था। चाहे वह कीमिया हो, केंडो हो या अन्य क्षेत्र, वे सभी अपने साथियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और अपनी अमर शक्तियों में सबसे मजबूत हैं। अब यदि आप एक दाव चर्चा बैठक में भाग लेने के लिए आते हैं तो आप अमर शक्तियों के अन्य उत्तराधिकारियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक विकृत दुष्ट को बीच रास्ते में मार दूंगा। अर्जुन यादव का अस्तित्व उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। चाहे रसायन विद्या का क्षेत्र हो या तलवारबाजी का क्षेत्र, वे सभी अद्वितीय जन्मजात प्रतिभाएं हैं और उन्होंने उन्हें न जाने कितनी गलियों में छोड़ दिया है। अब समझ के लिए प्रतिस्पर्धा करना बस बिना किसी चेहरे को बचाए सभी तरह से कुचलने जैसा है। बस जैसे ही वे तीनों सोच रहे थे, एक और भिनभिनाहट की आवाज आई। अर्जुन यादव पहले ही पूरे 10 दिनों तक इस स्थानीय अलौकिक शक्ति का संचालन कर चुके हैं और यह सब बस बिजली और चकमक पत्थर के बीच हुआ और प्रतिक्रिया नहीं हो सकी। और उन तीनों में सुपर फिजिक वाले युवा सर्वोच्च और अपनी स्वयं की अमर शक्ति की आशा के साथ अर्जुन यादव की आधी भी शक्ति नहीं थी। इससे भी अधिक घृणित बात यह है कि यह छोटा बच्चा नींद से जागने के बाद ही उनसे समझ में प्रतिस्पर्धा करने आया। उन्होंने इस छोटे बच्चे से पहले शुरुआत की, लेकिन वे अभी भी बहुत पीछे थे। ये सोचकर वे तीनों अपनी स्तनपान क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने और अपने शानदार शरीर को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए बेताब हैं। भले ही वे इस नन्हे बच्चे के साथ कदमताल न कर पाएं, लेकिन वे दूसरों से पीछे नहीं रह सकती। यदि यह अंतिम स्थान पर आ गया, रैंकिंग के अंत में अस्तित्व में आया, तो यह बहुत शर्म की बात होगी। फिर से भिनभिनाने की आवाज आई और अर्जुन यादव ने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग अगले 20 चक्रों तक किया। ये सचमुच सांसारिक गति है जो पहले कभी नहीं देखी गई। बूढ़ा फजेंग जो देख रहा था दंग रह गया। सामान्यतः अलौकिक शक्तियों वाले ताओवादी ग्रंथ प्रवेश स्तर तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते वे बड़े चक्रों में चलते रहें। यदि आप 50 बड़े चक्कर लगाएंगे तो आप जियाओचेंग के स्तर तक पहुंच जाएंगे। पूरे 100 बड़े चक्कर लगाने के लिए, जो कि दक्षता का स्तर है, आमतौर पर दुश्मन के खिलाफ अलौकिक शक्तियों का उपयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से बहुत शक्ति होगी। लेकिन अगर ये महान वृत्तों पर चलता है, अपने आप में एक परिपूर्ण तालमेल प्राप्त करता है और अलौकिक शक्ति की सबसे बड़ी शक्ति को लागू कर सकता है, तो यह वास्तव में एक महान उपलब्धि है। बेशक ये पृथ्वी स्तर की अलौकिक शक्तियों तक ही सीमित है। जहां तक अन्य स्तरों की अलौकिक शक्तियों का सवाल है, स्वाभाविक रूप से उनके लिए अलग अलग स्तर निर्धारित हैं। किंवदंती के अनुसार यदि आप स्वर्गीय स्तर की अलौकिक शक्ति से ऊपर हैं और प्रवेश स्तर तक इसकी साधना करना चाहते हैं, तो ये केवल महान चक्र चलाने जितना सरल नहीं है और अभ्यासों की अनुकूलता के लिए कुछ निश्चित आवश्यकताएं हैं। अर्जुन यादव ने पहले ही पृथ्वी स्तरीय अलौकिक शक्तियों के साथ आध्यात्मिक वस्तुओं के मामले में ऐसा स्तर हासिल कर लिया है और इसे चौंकाने वाला कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आखिर पलक झपकते ही इस बच्चे ने 20 बड़े चक्कर लगा लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अर्जुन यादव इस दाव चर्चा सम्मेलन के चैंपियन समझ प्रतियोगिता में अग्रणी होंगे। इस समय अर्जुन यादव के शरीर के बाहर एक अत्याचारी आभा निकली, जिससे अंतरिक्ष में लहरें पैदा हो गईं, जो अत्यंत भयानक थी। भूमि और अलौकिक शक्तियों के ताओवादी शास्त्र एक सफल प्रविष्टि। नतीजा तय हो चुका है और वरुण राठौर तीनों पर काफी दबाव है। वे अर्जुन यादव से कमतर हो सकते हैं, लेकिन अपने बगल वाले 2 लोगों से कमतर नहीं होने चाहिए। तेजी से आगे बढ़ो और इस दिव्य अनुभूति को समझो। एल्डर फाजिंग मूल रूप से मैच की समाप्ति की घोषणा करना चाहते थे, लेकिन ये देखकर कि वे तीनों बीच में रुकने का इरादा किए बिना ही आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने थोड़ी देर और इंतजार करने की योजना बनाई। पीछे मुड़कर वह देखना चाहता था कि प्रवेश स्तर का एहसास होने के बाद अर्जुन यादव फिर से सो गया या नहीं। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन यादव अभी भी शून्य पर मजबूती से बैठे हुए हैं, अभी भी अभ्यास कर रहे हैं और बीच में रुकने का उनका कोई इरादा नहीं है। बूढ़े आदमी फाजेन को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, ये सब खत्म हो गया है तो? वह अभी भी ज्ञान देना जारी रखना चाहता है। दर्शकों में भी सभी ने ये दृश्य देखा और अविश्वसनीय महसूस किया। पृथ्वी की अलौकिक शक्तियों के साथ कम समय में शुरुआत करना पहले से ही बेहद कठिन है
और जितना आगे आप जाते हैं इसे समझना उतना ही मुश्किल होता जाता है। कम समय में छोटी छोटी सफलताएं हासिल करना मूलतः असंभव है। अर्जुन यादव अभी भी समझ रहे हैं क्या प्रवेश स्तर पर्याप्त नहीं है। मास्टर दाऊजी, अर्जुन यादव अभी भी नहीं रुक रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अपनी अद्वितीय समझ का उपयोग करके कम समय में जियाओचेंग स्तर तक पहुंचना चाहता है। चांगकिंग के बुजुर्ग दाओ जोंग ने अपने सामने के दृश्य को देखा। उनके तीनों विचार ढहने वाले थे। उनकी आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया और उन्होंने अविश्वास में अनिरुद्ध चतुर्वेदी से पूछा, लेकिन उसे कैसे पता चला कि दाऊजी चांगकिंग भी अचंभित था, ये सोचकर कि अर्जुन यादव क्या कर रहा था। अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने अपने सामने के दृश्य को देखा। उनके मन में भय व्याप्त हो गया और उन्होंने मन ही मनाह भरी, क्या शुरुआत करना ही पर्याप्त नहीं है? ऐसी समझ को पहले ही राक्षस कहा जा चुका है। यह अकल्पनीय है। क्या ऐसा हो सकता है? आप एक छोटी सी सफलता चाहते हैं। दाऊजी चांगकिंग ये समझ नहीं पाया कि अर्जुन यादव क्या सोच रहा था, इसलिए वह केवल एक तरफ देख सकता था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, मौजूदा अर्जुन यादव पहले से ही कॉम्प्रिहेंशन प्रतियोगिता के तीसरे दौर के फाइनल चैंपियन हैं। जब तक बूढ़ा आदमी फजेंग फैसला सुनाता है और प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है, तब तक इस दाव चर्चा सम्मेलन का अंतिम चैंपियनशिप खिताब निश्चित रूप से अर्जुन यादव के सिर पर आ जाएगा। रहस्यमय भव्य पुरस्कार भी अर्जुन यादव द्वारा जीता जाएगा और उसके पास अभी भी सदाबहार दाव संप्रदाय के दाऊजी को विरासत में पाने की योग्यता है और उसे भी पदत्याग देना चाहिए। देव सम्राट के पुत्र अर्जुन यादव उनके सदाबहार दाव संप्रदाय के नए दाऊजी बन गए। ये निश्चित रूप से हानिकारक है लेकिन लाभदायक नहीं। ये चांगकिंग दाओ जोंग को समृद्धि और शिखर तक पहुंचा सकता है और इस स्वर्णिम दुनिया में मजबूती से पैर जमा सकता है। और उनका सदाबहार दाव संप्रदाय अमर शक्तियों के बीच कमजोर नहीं है, बल्कि अभी ढलान पर है। जब तक उन्हें वांगू यादव परिवार का समर्थन प्राप्त है, वे बिना किसी समस्या के शिखर पर जरूर लौट पाएंगे। और लता यादव परिवार के अलावा उन्हें समर्थन के रूप में एक अमर शक्ति भी मिली। इस तरह अर्जुन यादव के एक सच्चे राजकुमार हैं। 3 अमर शक्तियों वांगू यादव परिवार, अनंत की पवित्र भूमि और सदाबहार दाव संप्रदाय द्वारा समर्थित। इसके अलावा वांगू यादव परिवार और अनंत पवित्र भूमि दोनों वर्जित स्तर की अमर शक्तियां हैं और लता यादव परिवार स्वर्ग का प्रमुख है। और ऊंचे मंच पर वरुण राठौर के तीनों ने बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा की, लेकिन भले ही उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, वे तीनों ज्यादा पीछे नहीं थे। सभी लगभग 20 बड़े जोतन थे और अर्जुन यादव इस समय 50 महाचक्रों तक अपने सामने विद्यमान अलौकिक शक्ति का प्रयोग कर चुके हैं। भीषण गर्जना के साथ अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुईं। हालांकि यह उससे कहीं अधिक है। अर्जुन यादव अपने हाथों से जादू के सूत्र को पकड़ रहा है और जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति चल रही है तो उसने अपने सामने जमीनी स्तर की जादुई शक्तियों को भी अधिक कुशलता से नियंत्रित कर लिया है। ये दृश्य देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। क्या ये देव सम्राट के पुत्र की समझ है? इसे आकाश के विरुद्ध कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, इसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। वरुण राठौर, कुणाल मेहता और अन्य लोगों के पास बेहतरीन फिजिक्स हैं और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब तक उन्होंने सिर्फ 20 बड़ी साइकिलें ही चलाई हैं और वे अभी शुरुआती स्तर तक भी नहीं पहुंचे हैं। और अर्जुन यादव पहले ही 50 बड़े चक्रों तक दौड़ चुके हैं और जियाओचेंग स्तर पर पहुंच चुके हैं। सबको लगा कि अर्जुन यादव यहीं रुक जाएगा। आखिरकार वो तो जियाओचेंग के स्तर पर पहुंच ही गया था और इन तीनों युवा सर्वोच्च प्राणियों को पूरी तरह से कुचल दिया था। लेकिन उन्होंने पाया कि अर्जुन यादव इन 3 युवा सर्वोच्च प्राणियों को अपनी नज़रों में बिल्कुल भी नहीं रखते थे। वह अभी भी चल रहा है, अंतर्दृष्टि पर जा रहा है। पवित्र आभा व्याप्त हो गई। अर्जुन यादव का पूरा शरीर दिव्य तेज से लिपटा हुआ था, कानूनों से घिरा हुआ था। एवेन्यू की शक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज थी और दिव्य अंगूठी पीछे से उभरी चमक के साथ चमक रही थी, बेहद चमकदार। इस समय अर्जुन यादव देवताओं के पुत्र से अलग नहीं हैं, पूरे विश्व में चमक रहे हैं। हर कोई पहले से ही स्तब्ध था और अब वे यह अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि अर्जुन यादव किस स्तर तक पहुंचेंगे। क्या आपने सोचा था कि वह प्रवेश द्वार पर ही रुक गया होगा? नहीं, ये तो दूसरों के लिए शुरुआती बिंदु है। 50 बड़े चक्र चलाएं, जियाओचेंग के स्तर तक पहुंचें, संतुष्ट न हो और उच्च स्तर की ओर बढ़ें।
और स्वयं अर्जुन यादव शून्य में दृढ़ता से बैठे, दिव्य तेज बिखेरते हुए, एक चमकदार छोटे सूर्य की तरह, लेकिन धीरे से असंतुष्ट होकर अपना सिर हिला रहे थे। बहुत धीमा, बहुत धीमा। अनंत एपिफनी मोड के आशीर्वाद के साथ, लेकिन ये केवल ऐसे समय में जियाओचेंग स्तर तक पहुंच सकता है। अर्जुन यादव के शब्द वास्तव में दिल दहला देने वाले हैं। अगर अन्य युवा तियांजियो इसे सुनेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से शर्म आएगी। वे टोफू के टुकड़े पर अपना सिर टकराकर खुद को मार डालना चाहेंगे। इसे विकृत समझ कहा गया है, लेकिन अर्जुन यादव के मुंह में यह अभी भी बहुत धीमी है। चूंकि आपने समझ प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया है, इसलिए इसे इस स्तर तक सीमित नहीं किया जा सकता। अर्जुन यादव ने चुपचाप कहा। उसकी आंखें चमक उठीं, सुनहरी रोशनी चमक उठी और उसके शरीर के बाहर एक रहस्यमयी निशान प्रकट हुआ, मानो कोई प्राचीन जादुई चक्र हो। अस्तव्यस्त हवा के झोंके चारों ओर घूमते रहते हैं और अराजकता की सांस प्रदर्शित होती है, और सभी चीजों की प्रारंभिक सांस फैल जाती है, जिससे लोगों को ताजगी और खुशी महसूस होती है और वे बड़ी प्रगति महसूस करते हैं। अराजक शरीर, सभी युगों की पौराणिक पहली काया, अतुलनीय है, शारीरिक रूप से अजेय है, स्वर्ग को व्यापक बनाती है और सभी चीजों की एक ही प्रारंभिक सांस है, जो अराजकता की उत्पत्ति को दर्शाती है, महान मार्ग की शक्ति के साथ। उनकी एपिफनी क्षमता स्वाभाविक रूप से आकाश और पृथ्वी में अद्वितीय है, सभी युगों में अद्वितीय है और किसी के द्वारा भी बेजोड़ है। हजारों सुपर फिजिक्स में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कैस फिजिक का मुकाबला कर सके। और अर्जुन यादव का अराजक शरीर पहले ही पूरा हो चुका है और अराजकता की शक्ति को साधने की कोई जरूरत नहीं है। साधना आधार के विकास के साथ दाचेंग अराजक शरीर की शक्ति भी पूरी तरह से प्रदर्शित होगी। अराजक क्षेत्र और अराजकता की उत्पत्ति तो बस हिमशैल का सिरा है। असाधारण समझ के साथ अराजक काया को आधिकारिक रूप से उत्तेजित करता है और सिस्टम के अनंत एपिफेनी मोड के साथ सहयोग करता है। बस एक पल में, एक क्षण में, हर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। अर्जुन यादव ने एक अतुलनीय प्राचीन सांस छोड़ी, शून्य हिल गया और दरारें दिखाई देने लगी। ऐसा लगा कि वह इसे सहन नहीं कर सकता। सबकी सुस्त निगाहों के नीचे अर्जुन यादव की कुंग फू और अलौकिक शक्तियां 100 महान चक्रों तक सीधे प्रसारित होती रहीं। यह सीधे दक्षता स्तर तक पहुंचना है। इस स्थानीय उत्पाद की अद्भुत शक्ति को उजागर करने में कितना समय लगता है? क्या आपके पास दर्जनों सांसें नहीं हैं? हालांकि अर्जुन यादव का जन्म चमत्कार पैदा करने के लिए हुआ था, इसलिए ये गति अभी भी बहुत धीमी है। बूढ़े आदमी फाझेंग, अन्य अमर बलों के प्रमुख बुजुर्गों और महान अहंकार के बच्चों की निगाहों के नीचे अर्जुन यादव ने दोनों हाथों से एक सूत्र बनाया और फिर उन्हें फैला दिया। शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी और दूसरे ही क्षण उसके सामने की अलौकिक शक्ति सीधे 200 बड़े चक्रों के लिए प्रसारित हो गई, जो सामान्य बुद्धि से परे थी और तर्क को तोड़ती थी। इसके बाद अर्जुन यादव की उंगलियां हल्के से सामने की ओर खिसकती हैं, दिव्य प्रकाश की एक चमक खिलती है और अंतरिक्ष असीम रूप से संकुचित हो जाता है, मानो वह एक रेखा बन जाएगा। एक धमाके के साथ, जहां तक आंखें देख सकती हैं, अनगिनत पहाड़ और झीलें सीधे विभाजित हो जाती हैं, बीच में कट जाती हैं और शून्य में अंतरिक्ष के टुकड़े बहते हैं और इस चाल की शक्ति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दाचेंग, अगरबत्ती जलाने में 1/4 भी समय नहीं लगता और मैं स्थानीय अलौकिक शक्ति को समझकर बड़ी सफलता प्राप्त कर लूंगा। ये वास्तव में एक महान उपलब्धि है। इस ताओवादी पुस्तक में निहित अलौकिक शक्ति और इसमें निहित शक्ति को पूरी तरह से मुक्त करना, ये कैसी विचित्र समझ है। मैंने प्राचीन पुस्तकों में खोज की, लेकिन मुझे दूसरा व्यक्ति नहीं मिला। मंच के नीचे लोगों की भीड़ की गर्जना थी और हर कोई भयभीत था, मानो किसी जीवित देवता को देख रहा हो जो कल्पना से परे था। इस समय वरुण राठौर, कुणाल मेहता और अन्य लोग पहले ही 30 महान चक्रों के लिए काम कर चुके हैं और इस स्थानीय अलौकिक शक्ति के प्रवेश स्तर पर कदम रख चुके हैं। अपने कानों में विस्मय की आवाज सुनकर उन तीनों ने अर्जुन यादव की ओर देखा, अपना मुंह चौड़ा किया और वे स्तब्ध रह गए। ये बच्चा बड़ा हो गया है। हमने तो अभी शुरुआत की है और आपका काम खत्म हो गया। अरे, ये कैसी विकृत समझ है। क्या ये बच्चा अभी भी इंसान है? याचा के पूर्वजों की 18वीं पीढ़ी, जो स्वर्ग और असंख्य जातियों में सबसे शक्तिशाली जातियां हैं, ऐसी समझ रखने का दावा करने का साहस नहीं कर सकती। मेरे मानव परिवार का एक महान उद्देश्य है और मैं समस्त स्वर्गों और 10,000 जातियों में सबसे आगे हूँ।
मैं देवताओं और राक्षसों जैसी सबसे शक्तिशाली जातियों के समान हूँ। वे स्वर्ग में भी सर्वोच्च हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी समझ अद्वितीय है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हे भगवान, मैंने क्या देखा? ये तो चमत्कार है। इतिहास को देखने का ऐसा क्षण सदियों से प्राचीन ग्रंथों में दर्ज नहीं किया गया है। एक तियांजियाओ एक अगरबत्ती के 1/4 हिस्से में पृथ्वी की दिव्य शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकता है। महान उपलब्धि के दायरे में वरुण राठौर, कुणाल मेहता और नीरव जोशी, भले ही उनके स्वभाव और व्यक्तित्व अलग अलग हों, इस पल में वे सचमुच हैरान हैं। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और उनकी समझ ताज़ा हो गई है। अर्जुन यादव एक देव सम्राट का पुत्र होने के योग्य है। और नीला रंग नीले रंग से बेहतर है। यांगिजी नदी के पीछे की लहरें आगे की लहरों को धकेलती हैं। यहाँ तक कि वर्तमान देव सम्राट विक्रम यादव भी कभी इस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन उनके बेटे ने ऐसा किया। भौतिक शरीर से प्रतिस्पर्धा करते हुए अर्जुन यादव युगों का नेता बन सकता है और युगों के सम्राट को सफलतापूर्वक हरा सकता है। समझ की प्रतिस्पर्धा में वह अतीत और वर्तमान में नंबर 1 है। वास्तव में सभी युगों में अद्वितीय है, जो समय की कुछ सांसों में पृथ्वी की अलौकिक शक्तियों को महान सफलता के लिए विकसित कर सकता है। और तलवारबाजी की प्रतियोगिता में वह एक तलवार से आकाश को काट सकता है। कीमिया प्रतियोगिता के संदर्भ में वे तियानपिन के पूर्ण स्तर के अमृत को भी परिष्कृत कर रहे हैं। सबसे भयावह बात यह है कि मिट्टी से रगड़कर निकाला जा सकने वाला अमृत सबसे बुनियादी क्यूई और रक्त अमृत है, लेकिन इसके जादुई प्रभाव हैं न केवल क्यूई और रक्त को बहाल कर सकते हैं, बल्कि बूढ़े आदमी को फिर से जीवंत भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि फाजहिंग बूढ़ा, जो देर से और मरने के बेहद करीब था, उसे भी दूसरा वसंत मिला। अरे नहीं, ये दूसरा जीवन जीने जैसा था और वह बहुत छोटा था। हालांकि वह शिखर पर नहीं लौटा, फिर भी वह बहुत पीछे था। बुरा नहीं। इस समय अर्जुन यादव धीरे धीरे ऊंचे मंच पर उतरा। उसके शरीर में सभी दृश्य संयमित थे और वह बहुत ऊब महसूस कर रहा था। जो लोग सोचते थे कि काल्पनिक दुनिया के लोगों की दूरदृष्टि अत्यंत दीर्घकालीन और संयमित स्वभाव की होती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। दूरदर्शिता और ज्ञान इतना कम होता है। क्या मैंने यूं ही कुछ छोटी मोटी बातें नहीं कर दी और वे उन्हें ऐसे चौंका सकते हैं मानो उन्हें कोई नई ऊर्जा मिल गई हो। ठीक उन बूढ़े लोगों की तरह जो अमर शक्तियों से आए थे। जब उन्होंने खुद को कीमिया करते और तलवारें चलाते देखा तो वे अपनी दाढ़ी नोचने से खुद को नहीं रोक सके। सिस्टम, मेजबान, वास्तव में बात यह नहीं है कि वे अदूरदर्शी हैं, बात यह है कि आप स्वर्ग को बहुत अधिक चुनौती दे रहे हैं। आपके पिता विक्रम यादव दुनिया के सबसे शक्तिशाली साधु हैं, सभी लोगों में सबसे शक्तिशाली हैं और दुनिया के एकमात्र देव सम्राट हैं। लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं मुसीबतें पैदा करने में उतना अच्छा नहीं था जितना कि तुम। ये कल्पना की जा सकती है कि जब तक मेजबान आक्रामक होने का दिखावा करने को तैयार है और सिस्टम से मेरे समर्थन के साथ, आप निश्चित रूप से इस शाश्वत अमर क्षेत्र में नंबर 1 बदमाशी राजा होंगे। सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी और यह फिर से ब्रेन वॉश करने के लिए सामने आया, लाई को समझाने के लिए मजबूर किया। जब तक अर्जुन यादव सहयोग करने के लिए तैयार है, वह निश्चित रूप से तेजी से विकास कर सकता है। इस स्वर्णिम संसार में अपनी मुट्ठियां दिखाओ, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अमर मार्ग में वर्चस्व के लिए लड़ो, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करो और भाग्य को जीतो। उस समय यादव परिवार 2 सम्राटों का परिवार होगा। इसके अलावा उस कोमल और स्वच्छ शरीर के अलावा अनंत के पवित्र गुरु अभी भी सम्राट की एक अत्यंत मंद रोशनी बिखेरते हैं। हालांकि इसकी केवल कुछ किरणें हैं, यह अत्यंत शून्यता है, लेकिन यह अत्यंत शक्तिशाली है। ये कहा जा सकता है कि ये देव सम्राट का शिखर भी है और अनंत के स्वामी निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी को आसानी से दबा सकते हैं। अर्जुन यादव ने व्यवस्था की बकबक सुनी और मन ही मन कहा, मुझे बर्बाद करने की कोशिश मत करो, मुझे बर्बाद करने की योजना को रोकने की कोशिश मत करो। आपने जो कहा उसके अनुसार मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। मुझे अभी भी कड़ी मेहनत करनी है। अगर मैं अपने पिता के प्रति अपनी पुत्रवत श्रद्धा न दिखाऊं, जन्मदिन के उपहारों की तलाश न करूं और खेलने के लिए बाहर आने का यह अवसर न लूं, तो मैं इस भूतिया जगह पर न आऊं। बकवास बांधकर अर्जुन यादव के रुकने के बाद सिस्टम पुनः शांत हो गया, लेकिन व्यवस्था ने कभी भी हार नहीं मानी तथा इसकी प्रतिस्पर्धी भावना और अधिक मजबूत होती गई। उसे अपने मेजबान को और अधिक मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करने देना चाहिए और उसे फिर से हार नहीं मानने देना चाहिए।
जब यीशु आए तो वे इसे रोक नहीं सके, उन्होंने इसे व्यवस्थित रूप से कहा। और बूढ़ा आदमी फजेंग ऊंचे मंच पर चला गया, अर्जुन यादव के पास आया और अर्जुन यादव का छोटा हाथ पकड़ लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अर्जुन यादव नई इस दाव चर्चा सम्मेलन के अंतिम विजेता हैं। आखिरकार अर्जुन यादव ने तीनों प्रतियोगिताओं में शीर्ष स्थान हासिल किया और अंतिम विजेता अपने नाम का हकदार है। इसके अलावा ये दाव चर्चा सम्मेलन निश्चित रूप से अब तक का सबसे रोमांचक सत्र है। बेशक ऐसा इसलिए नहीं है कि प्रतियोगी कितने शक्तिशाली हैं, नहीं, यह वरुण राठौर, कुणाल मेहता और अन्य लोगों के अद्भुत प्रदर्शन के कारण है। यह अर्जुन यादव की वजह से है, जो एक परिवर्तनशील, एक सनकी और एक सच्चा राक्षस है। लेकिन अर्जुन यादव अभी केवल 5 साल का है और उसका शरीर इतना युवा है कि वह अन्य प्रतियोगियों की तरह सीधे हाथ उठाकर चिल्लाकर जीत की घोषणा नहीं कर सकता। बूढ़ा आदमी फजेंग भी सीधा था, बिना ज्यादा सोचे समझे उसने अर्जुन यादव को गले लगा लिया और फिर दाव दुनिया की कई ताकतों और दर्शकों में महान प्रतिभाओं को देखा। उन्होंने अपनी भुजाएं उठाईं और चिल्लाए, ये दाव चर्चा सम्मेलन एक आदर्श अंत पर आ गया है। ये दाव चर्चा सम्मेलन के बाद से सबसे रोमांचक सत्र है। देव सम्राट के पुत्र अर्जुन यादव ने दाव प्रतियोगिता के प्रत्येक चरण में असाधारण प्रतिभा दिखाई है। युगों युगों से बहुत कम लोग इस स्तर को प्राप्त कर पाए हैं। चैंपियन का नाम बिल्कुल सही है। मैं घोषणा करता हूं कि इस सम्मेलन के अंतिम नेता अर्जुन यादव। शब्द पढ़ने के बाद दर्शकों में से कई छोटे बच्चों ने एक के बाद एक तालियां बजाईं, अपने हाथ ऊपर उठाए और बहुत उत्साहित होकर चिल्लाए। उन्होंने इस यात्रा के दौरान ऐसा अहंकार भी देखा है, यही असली अहंकार है। वह केवल 5 वर्ष का था और अभी भी जागृत अवस्था में था, लेकिन दाव चर्चा सम्मेलन में उसने वरुण राठौर, कुणाल मेहता और नीरव जोशी जैसे सुपर फिजिक्स वाले युवा सर्वोच्च प्राणियों को पूरी तरह से दबा दिया, जिससे कोई मैल नहीं बचा। प्रत्येक दौर में प्रदर्शित प्रतिभाओं को सभी युगों में अद्वितीय, विश्व में अद्वितीय कहा जा सकता है। राजेश यादव हाथ जोड़कर इस दृश्य को देख रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनका दिल उत्साह से उड़ने को तरस रहा था। मेरे युवा स्वामी, जो सचमुच अद्वितीय हैं, अपने युवा काल के स्वामी से भी अधिक स्वर्ग विरोधी हैं। अब इस दाव चर्चा सम्मेलन के रहस्यमय पुरस्कार की घोषणा करने का समय आ गया है। बूढ़े व्यक्ति फाजेंग ने ऊंचे मंच पर वृक्ष जैसी अभिव्यक्ति और तेज सांस के साथ यह वाक्य सुनाया। इस दाव चर्चा सम्मेलन में और अनेक दाव चर्चा सम्मेलनों के बाद से जीत और हार के बीच का अंतर सबसे अधिक है। पिछले दिनों दाव चर्चा सम्मेलन में प्रतियोगिता के 3 दौर हुए, प्रत्येक दौर बेहद रोमांचक रहा। लेकिन हर अद्वितीय अहंकारी व्यक्ति, जिसके पास एक सुपर फिजिक है, दूसरे पक्ष को आश्वस्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अप्रत्याशित बात यह है कि इस दाव चर्चा सम्मेलन में एक ऐसा चर प्रकट हुआ है। चाहे वह तलवारबाजी, कीमिया या एपिफानी क्षमता के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो, वे सभी दुनिया में शीर्ष पर हैं और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, ऐसी प्रतिभा सभी युगों में भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता। मजाक, कौन एक ही तलवार से आकाश को काट सकता है और कीमिया बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग कर सकता है और फिर अचानक पलक झपकते ही दाचेंग की अलौकिक शक्ति का एहसास कर सकता है। हर कोई इसका इंतजार कर रहा है, हर कोई इसे देख रहा है और दर्शकों में तियांजियाओ के बच्चे इसके लिए और भी अधिक तरस रहे हैं। अफसोस की बात है कि वे अर्जुन यादव नहीं हैं, इसलिए वे इस रहस्यमयी इनाम से चूक सकते हैं। तियांजियाओ के व्यवहार को देखकर अफसोस होता है। सबसे ज्यादा निराश कोई और नहीं बल्कि वरुण राठौर और कुणाल मेहता हैं। उन्होंने सोचा कि भले ही चैंपियन का खिताब उनके द्वारा नहीं जीता गया, लेकिन यह निश्चित रूप से अन्य अमर शक्तियों के उत्तराधिकारियों द्वारा जीता जाएगा। अप्रत्याशित रूप से यह एक 5 साल के बच्चे के सिर पर गिरा। अगर आप हार गए तो हार गए, अगर आप हार गए तो आपको यकीन हो जाएगा। वरुण राठौर हंस पड़े और उन्होंने कहा कि वह इस बात को दिल पर नहीं लेंगे। यह एक रहस्यमय भव्य पुरस्कार से अधिक कुछ नहीं था और उसके पीछे देवाश्रम में ऐसी कोई कमी नहीं थी। कुणाल मेहता और नीरव जोशी चुप थे। उनके कौशल दूसरों की तरह अच्छे नहीं थे, इसलिए वे केवल चुप रह सकते थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं और प्रकाश विकीर्ण कर रही थीं और वे इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि इस दाव चर्चा सम्मेलन के लिए नेता का इनाम क्या होगा। मुझे धुंधला याद है कि दाव चर्चा सम्मेलन और अंतिम पुरस्कार सब शुरू से ही सार्वजनिक कर दिए गए थे। इस बार थोड़ा रहस्य अभी भी बरकरार रखा गया है
तथा अंतिम पुरस्कार की घोषणा अंत तक नहीं की जाएगी। इस दाव चर्चा सम्मेलन का रहस्यमय पुरस्कार अर्जुन यादव का है और यह रहस्यमय पुरस्कार है वानियन जुवानलिंग कियोनेगे। बूढ़े आदमी फाजेंग ने आश्चर्यजनक रूप से एक शब्द बोला जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। वरुण राठौर, कुणाल मेहता और अन्य की पुतलियां सिकुड़कर सुई और धागे में बदल गईं। कभी उम्मीद नहीं की थी कि ताओवादी अधिकारी इस बार ऐसा इनाम देने को तैयार होंगे। 10,000 वर्षों की रहस्यमय आत्मा मदिरा दिव्य मार्ग क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति भी लुभाया जाएगा। यह उसके लिए बहुत लाभ और मदद होगी। हजारों वर्ष पलक झपकते ही बीत जाते हैं और शक्तिशाली लोगों के लिए ये केवल पीछे हटने का समय होता है। हालांकि जुवानलिंग क्योंगजियांग अलग है, वहां रहने की परिस्थितियां बेहद कठोर हैं। इस शाश्वत परिलोक में जुवानलिंग क्योंगजियू को समर्पित कोई जगह ढूंढना बेहद मुश्किल है। सप्ताह के दिनों में यदि अमर शक्ति है, 1000 साल की गहन आत्मा शराब है, तो वे इसे एक खजाने के रूप में मानेंगे। यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शिंटो के क्षेत्र में अमरता प्राप्त कर ली है, जो इसे पाने के लिए कदम उठाएंगे और भारी कीमत भी चुकाएंगे। सहस्राब्दी जुवानलिंग क्योंगे ऐसी ही है, 10,000 साल की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक कि देवराजाओं और देवताओं को भी अपना रंग बदलना पड़ता है। यदि वान्यान जुवानलिंग क्योंगे को निगला और अवशोषित किया जा सकता है, तो ये शरीर के मेरिडियन को साफ करने और खुद को फिर से धोने का अवसर ले सकता है, जिससे ये नवजात शिशु की तरह साफ और धूल रहित हो जाता है। यहाँ तक कि अनगिनत युगों से संचित महान दाव के निशानों को भी जुवानलिंग क्योंगजियू द्वारा ठीक किया जा सकता है, जो हजारों वर्षों से बिना किसी दुष्प्रभाव के गुजर रहा है। इस प्रभाव के कारण अमर शक्ति के अनगिनत पूर्वज स्तर के आंकड़े मदद नहीं कर सके, लेकिन पागल हो गए रहस्यमय आत्मा शराब की तलाश में जो ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में हजारों वर्षों से मौजूद है। यह अफसोस की बात है, बहुत कम है। कठोर रहने की स्थिति का उल्लेख नहीं करना, संख्या बहुत छोटी है, और जुवानलिंग क्योंगे, जिसे 10,000 वर्षों से सफलतापूर्वक प्रजनन किया गया है, को भी प्रमुख अमर बलों द्वारा प्रतिस्पर्धा की जा रही है। अप्रत्याशित रूप से दाव दुनिया में रहस्यमय भव्य पुरस्कार यही निकला। और अर्जुन यादव, बूढ़े आदमी फजेंग की बात सुनकर अपने दिल में थोड़ा संतुष्ट हुआ और अपने दिल में कहा, ऐसा लगता है कि ये दाव चर्चा सम्मेलन व्यर्थ नहीं है। आप वानियान जुवानलिंग क्योंगे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि शिंटो के क्षेत्र में अमर बलवान व्यक्ति को भी इसकी चाहत होगी। हालांकि मेरे पिता वर्तमान देव सम्राट हैं, उनकी साधना का आधार बेहद मजबूत है और उन्हें जुवानलिंग क्योंगजियू की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आखिरकार यह मेरी अपनी इच्छा है और कीमतीपन की डिग्री खराब नहीं है। मेरे पिता को ये पसंद आना चाहिए। ये सोचकर अर्जुन यादव अपनी खुशी रोक नहीं पाए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बहुत प्यारा है। इसके बाद बूढ़े आदमी फाजेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और एक जेड बोतल चमक उठी, सादा और सादा, बिना किसी चमक के। जेड बोतल नीले हरे बैंगनी रंग की है, रून प्रवाहित होते हैं और जादुई चित्र और पाठ हैं जो जेड बोतल के बाहर हैं। जाहिर है यह नीली हरी जेड बोतल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए है और साथ ही बाहरी दुनिया से समय के बीतने को अलग करती है। बूढ़े आदमी फजेंग मुस्कुराए और जेड की बोतल अर्जुन यादव के छोटे हाथ में रख दी। अर्जुन यादव ने इसे पल भर में अपने सिस्टम स्पेस में डाल दिया। अपने बारे में चिंतित होना ठीक है, लेकिन आपको सिस्टम स्पेस के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। यद्यपि यह कुत्ता प्रणाली अक्सर खुद को गड्ढे में डाल लेती है, खुद को बुलाती है और लेटने की अपनी योजना को बाधित करती है, लेकिन सिस्टम स्पेस में बहुत सारी अच्छी चीजें रखी जा सकती हैं और सिस्टम स्पेस में समय की कोई बर्बादी नहीं होती। घर की यात्रा और इन्वेंट्री के लिए यह पूरी तरह से जरूरी है। अजीब बात है, अगर आप इसे इस 5 साल के बच्चे को सौंप देंगे तो क्या आपको बीच रास्ते में लूट लिए जाने का डर नहीं होगा? यू तियांजियाओ ने संदेह से पूछा, जैसे कि वह ये नहीं समझ पा रहा था कि इसे इतनी आसानी से एक बच्चे को कैसे सौंपा जाए। क्या होगा अगर उसे लूट लिया गया? और उसके बगल में खड़े एक युवा शिष्य ने जल्दी से तियांजियाओ के मुंह और नाक को ढक दिया और उसे न बोलने का संकेत दिया। चुप रहो, तुम मौत की तलाश में हो। याद रखो, दुर्भाग्य तुम्हारे मुंह से निकलता है। आपका क्या मतलब है भाई दाओ? कृपया स्पष्ट करें। आप इस 5 साल के बच्चे की स्थिति के बारे में भी नहीं सोचते। वह देव सम्राट का पुत्र है, यादव परिवार का युवा स्वामी, उसे छीनने की हिम्मत कौन कर सकता है?
क्या आपको लगता है कि आपकी पैतृक कब्र बहुत आरामदायक है? इस व्यक्ति द्वारा याद दिलाए जाने के बाद तियांजियाओ, जिसने पहले बात की थी, ने भी तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। अर्जुन यादव कौन है? उसे कैसे लूटा जा सकता है? इस शाश्वत परिलोक में, यहाँ तक कि संपूर्ण स्वर्ग और असंख्य लोकों में, उसे लूटने का साहस और कौन करेगा? यह वास्तव में पुराना जन्मदिन सितारा है जिसने खुद को फांसी लगा ली और उसका जीवन थका हुआ और टेढ़ा है। राजेश यादव ने दर्शकों के बीच से ये दृश्य देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे तुरंत सूख गए। युवा स्वामी की प्रतिभा किसी देव सम्राट से कम नहीं है। अगर वह बड़ा हो गया तो उनके शाश्वत यादव परिवार में 3 सम्राट होंगे। उस समय राजा स्वर्ग में आएगा और वह सभी लोगों का वास्तविक अधिपति होगा, जिसका संपूर्ण विश्व निस्संदेह सम्मान करेगा। और वह युवा स्वामी की यात्रा का उद्देश्य भी जानता था, जो कि शीघ्र ही देव सम्राट के जन्मदिन की तैयारी करना था, और वह अपने पिता के जन्मदिन के उपहार के रूप में नेता का इनाम प्राप्त करना चाहता था। उसने मन ही मन आह भरी, युवा स्वामी एक देव सम्राट का पुत्र होने के योग्य है। उसमें निष्ठा और पुत्रवत भक्ति, सद्गुण और कला दोनों हैं, और उसकी प्रतिभा अद्भुत है। अपने समकक्षों में युवा स्वामी जैसा कोई नहीं है जिसकी तुलना की जा सके। और बूढ़े आदमी फाजेंग ने फैसला सुनाया, जुवानलिंग क्योंगजियांग के अलावा एक और महान पुरस्कार है। इस बार अर्जुन यादव ने सदाबहार दाव संप्रदाय की ओर से खेला और अंतिम जीत हासिल की, फिर वह सदाबहार दाव संप्रदाय के नए ताओवादी भी बन जाएंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, लोगों की एक भीड़ बहस करने लगी। अरे, क्या ये 5 साल का बच्चा आसमान के खिलाफ जा रहा है? वास्तव में वह स्वयं देव सम्राट का पुत्र है, जिसे वांगू यादव परिवार और अनंत पवित्र भूमि की 2 वर्जित स्तरीय शक्तियों का समर्थन प्राप्त है, और अब वह सदाबहार दाव संप्रदाय का पुत्र बन गया है। 3 अमर शक्तियों द्वारा समर्थित, और प्रतिभा इतनी आसमानी है कि इस स्वर्णिम दुनिया में ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। केवल अप्राप्य प्राचीन सन की और वर्जित प्रतिभाएं ही उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। 5 साल के बच्चे को ऊंचे मंच पर गर्व से खड़ा देख उन्हें अविश्वसनीय लग रहा था। यहाँ तक कि वरुण राठौर, कुणाल मेहता और नीरव जोशी भी अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। इतनी कम उम्र में ही उसने अपनी कुशाग्रता, अजेयता और शक्ति का परिचय दिया। अगर बड़ा होकर वह ऐसा कर पाता, तो क्या वह शाश्वत अमर लोक के सारे अहंकार को कुचलना नहीं चाहता? लेकिन तो क्या आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? अभी अभी उन तीनों को बेरहमी से कुचल दिया गया था। उनके चेहरे पर कोई निशान तक नहीं था। उन्हें प्रतियोगिता में नीचे गिरा दिया गया था। महान विवाद की दुनिया में इस बच्चे को तियांजियाओ को साफ करने देना बुरा नहीं है। कम से कम उन्हें केवल अशुभ होने की अनुमति दें और अन्य तियांजियाओ को अशुभ होने की अनुमति न दें। ये सोचते ही उन तीनों के दिलों में एक भूतिया विचार आया। उन्हें अन्य युवा तियांजियाओ को अर्जुन यादव के प्रति अधिक उत्सुक बनाने, उन्हें चुनौती देने के लिए आगे आने और फिर कुचल दिए जाने का भी तरीका खोजना होगा। इस दाव चर्चा सम्मेलन के बाद अर्जुन यादव इतने प्रतिभाशाली थे कि उन तीनों को कुचलने की खबर फैलनी चाहिए, विशेष रूप से कैंडो और कीमिया के क्षेत्र में, और अमर डोमेन के पुराने लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। जहां तक चांद किंग दाओजोंग के निर्देशन का प्रश्न है, अनिरुद्ध चतुर्वेदी दूर से उसे अपनी बाहों में भरकर तथा अपने होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाकर बहुत संतुष्ट भाव से देख रहे थे। ऐसा लगता है कि न केवल वह जन्मजात ताओवादी भ्रूण से गर्भवती है, बल्कि इस समय मुझे पहले से ही संदेह है कि वह हमारी ताओवादी दुनिया में एक मिथक है। अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने जब ये बात कही तो उनके बगल में बैठे बुजुर्ग दंग रह गए, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। अर्जुन यादव के पास अब उनका दाओजी बनने की योग्यता है। दूसरे दिन चांद किंग दाओजोंग व्यक्तिगत रूप से दाओजी के लिए राज्याभिषेक समारोह आयोजित करेगा। उस समय अर्जुन यादव आधिकारिक तौर पर सदाबहार दाओ संप्रदाय का पुत्र बन जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को प्राप्त किया और इस अवसर का उपयोग वांगू यादव परिवार की ऊंची शाखाओं पर चढ़ने और लता यादव परिवार की जांघों को गले लगाने के लिए किया। वांगू यादव परिवार के संसाधनों के समर्थन से उनका सदाबहार दाओ संप्रदाय निश्चित रूप से चीजों को बदलने, कदम दर कदम प्रगति करने और अपने सुनहरे दिनों में लौटने में सक्षम होगा। एक साधारण देवाश्रम क्या अब भी उनके सदाबहार दाओ संप्रदाय के खिलाफ लड़ सकता है? पूरी तरह असंभव। चांद किंग ताओवादी संप्रदाय के नेता की ऐसी सुंदर कल्पनाएं थीं,
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनिरुद्ध चतुर्वेदी के दिल में कुछ और ही योजनाएं थीं। उन्होंने पहले सोचा था कि अर्जुन यादवनाय एक जन्मजात ताओवादी भ्रूण है, जिसकी शारीरिक बनावट उनके ताओवादी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अब इस पर गौर करें तो ये जन्मजात ताओवादी भ्रूण की तरह सरल नहीं है, इसमें कुछ और भी छिपा हो सकता है। इसमें एक वर्जित काया शामिल है जो अराजक शरीर के बाद दूसरे स्थान पर है। जन्मजात ताओवादी शरीर और अमर पवित्र शरीर का संयोजन, पौराणिक कथाओं में जन्मजात पवित्र शरीर ताओवादी शरीर। क्योंकि यदि यह सिर्फ एक जन्मजात दाव भ्रूण था तो अर्जुन यादव में ऐसी प्रतिभा और समझ नहीं होनी चाहिए थी, भले ही उसके पास पिछले देव सम्राट द्वारा दिया गया अराजक रक्त हो। लेकिन यदि यह जन्मजात संस्कारात्मक शरीर है तो सभी संदेह आसानी से हल हो जाएंगे। शारीरिक रूप से अजेय, युगों का मुखिया, युगों के सम्राट को हराने में सक्षम, वह कैंडो और कीमिया के क्षेत्र में इतना उत्कृष्ट है, वह न केवल एक तलवार से आकाश को काट सकता है, बल्कि तियानपिन की सही दवा को भी आसानी से परिष्कृत कर सकता है, और इसमें कायाकल्प का चमत्कारी प्रभाव भी हो सकता है। अंत में, एक पल में, उन्होंने पृथ्वी स्तर की अलौकिक शक्तियों को समझकर बड़ी सफलता प्राप्त की। ये सोचकर अनिरुद्ध चतुर्वेदी के मन में और भी निश्चय हो गया, बस वर्तमान देव सम्राट ने भी अभी तक इसकी खोज क्यों नहीं की है। ऐसा लगता है कि अर्जुन यादव की उम्र इतनी कम है कि वह ये नहीं बता सकते, या हो सकता है कि वांगू यादव परिवार को आंतरिक रूप से यह पता था, लेकिन वे इसे छिपाना चाहते थे और बाहरी दुनिया के सामने इसका प्रचार नहीं करना चाहते थे, ताकि उनके यादव परिवार की भविष्य की आशा की रक्षा हो सके। कुछ ही क्षणों में अनिरुद्ध चतुर्वेदी ने अनेक संभावनाओं के बारे में सोचा और उनका तर्क अत्यंत सूक्ष्म था, और उन्होंने मन ही मन जोर देकर कहा कि अर्जुन यादव को उनकी ताओवादी पौराणिक कथाओं के अनुसार जन्मजात संत शरीर और ताओवादी शरीर रचना का होना चाहिए। इस स्तर तक पहुंचने के लिए उनके पास जन्मजात ताओवादी शरीर और प्राचीन पवित्र शरीर के गुण मौजूद हैं। यदि अर्जुन यादव को अनिरुद्ध चतुर्वेदी के मन की बात पता होती तो निश्चित रूप से उसके साथ अन्याय होता। मैं इतना शांत स्वभाव का हूँ, फिर भी क्या तुम सोचते हो कि मैं अद्वितीय अहंकारी हूँ? मैं बस लेटकर शांति से मरना चाहता हूँ। आप लोगों को मस्तिष्क की खुराक इतनी पसंद क्यों है? और अर्जुन यादव खुद इस समय उबे हुए दिख रहे हैं, उन्हें ताओवादी पद में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, वह बस जल्दी से घर जाना चाहते हैं, लेटना चाहते हैं और जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। एक दिन भी एक दूसरे से न मिलना मानो 3 पतझड़ बीत गए हों। इस वक्त उसे अपनी 2 प्यारी प्यारी नौकरानियों की बहुत याद आ रही है। वे उसे चाय पानी पिलाती हैं, कपड़े धोती हैं, रज़ाइयाँ तय करती हैं, कंधे सहलाती हैं और मालिश करती हैं, उन्हें सब कुछ आता है। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी की सेवा के बिना अर्जुन यादव को आदत नहीं थी। उसे अपनी जिंदगी नीरस लगने लगी थी और बस जल्दी से घर जाकर नौकरानी की बाहों में समा जाना चाहता था। वह ये नहीं कहेगा कि उसे उस दूधिया जुएसी की याद आती है, और वह निश्चित रूप से विकृत नहीं है, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि जो लोग कामुक होते हैं उनका स्वभाव भोजन जैसा होता है। यहाँ कई घटनाएं घटित हुई हैं और एक के बाद एक कई अमर शक्तियाँ चली गई हैं। जहाँ तक वरुण राठौर और कुणाल मेहता की बात है तो वे अपने कंधों पर अपना अंतरिक्ष यान लेकर भागने के लिए बेताब हैं। यहाँ रहना सचमुच शर्मनाक है। अपनी स्वयं की अमर शक्ति के उत्तराधिकारी के रूप में किसी को बेजोड़ प्रतिभा के साथ एक दबंग पार्टी नहीं बनना चाहिए, सभी असंतुष्ट त्यांजियों को कुचलना चाहिए और इस दाव चर्चा सम्मेलन के नेता को जीतना चाहिए। परिणामस्वरूप वह दूसरों के लिए एक कदम बन गए। भले ही यह कुछ अद्वितीय प्रतिभाओं के लिए एक कदम था, यह अस्वीकार्य नहीं था। यह एक 5 वर्षीय बच्चे के लिए एक सहायक हरियाली का आधार बन गया। यहाँ एक सेकंड भी अधिक समय तक रुकना उनके लिए सबसे अधिक हृदय विदारक आघात है। अनिरुद्ध चतुर्वेदी और चांद किंग दाओजोंग के नेता अर्जुन यादव और राजेश यादव के पास आए। दाऊजी चांद किंग ने काले वस्त्र पहने हुए थे, यिन और यांग हवा बाहर बह रही थी, उनके लंबे बाल लहरा रहे थे और नीचे की ओर बह रहे थे। उनके पूरे शरीर से ताओवाद की आभा निकल रही थी, जो चीजों से अलग, सांसारिक धूल से मुक्त थी। सबसे पहले उन्होंने राजेश यादव को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर अर्जुन यादव को भी आदरपूर्वक प्रणाम किया। युवा मास्टर अर्जुन यादव को बधाई, जिन्होंने इस दाव चर्चा सम्मेलन का नेतृत्व जीता। संभवतः बहुत जल्द ही आपके कार्य सभी दाव क्षेत्रों में फैल जाएंगे। जब से मैं दाव चर्चा सम्मेलन का नेता बना हूं, मैंने एवरग्रीन दाव में दाऊजी का पद सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।
मैं युवा मास्टर अर्जुन यादव को भी आमंत्रित करता हूं कि वे कुछ दिनों में ध्यान और राज्याभिषेक समारोह करें और मेरे दाववादी दाऊजी बने। अर्जुन यादव ने गंभीर और संजीदा अनिरुद्ध चतुर्वेदी को देखा और कुछ अवाक रह गए। पहले तो वह मना करना चाहते थे, पर अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? आखिरकार मैंने दूसरों से वादा किया था। अब जब मैं नेता बन गया हूं तो मैं ताओवादी नहीं बनना चाहता। यह नदी पार करके पुल तोड़ने जैसा है, इसलिए मैं इसे स्वीकार ही कर सकता हूं। ठीक है, मैं पहले ताओवादी का पद ग्रहण करूंगा। जब भविष्य में मेरे पास समय होगा तो मैं स्वाभाविक रूप से दाऊजी के राज्याभिषेक समारोह को स्वीकार करने के लिए चांगकिंग दाओजोंग जाऊंगा। अपने हाथों को पीठ के पीछे करके अर्जुन यादव ने परिपक्व होने का नाटक किया और कहा, लेकिन अपने छोटे कद और अपरिपक्व आवाज के साथ वह वास्तव में थोड़ा प्यारा था। यहाँ तक कि चांगकिंग ताओवादी संप्रदाय के नेता भी उस छोटे लड़के के गोल मटोल चेहरे पर चुटकी लेने से खुद को नहीं रोक सके। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दाऊजी चांगकिंग ने फिर से सलामी दी, फिर सम्मानपूर्वक पीछे हट गए और अपने बुजुर्गों के साथ वह जोंगमेन को इस बड़े दिन की खुशखबरी देने के लिए जोंगमेन के पास लौटना चाहते थे। अंततः इस अवसर का लाभ उठाकर लता यादव ने उनकी जांघ को गले लगा लिया। चांगकिंग दाओजोंग को अब विनम्र होने की जरूरत नहीं है और वह युगों के यादव परिवार की पृष्ठभूमि पर भरोसा कर सकता है, कड़ी मेहनत कर सकता है, महान महत्वाकांक्षाएं दिखा सकता है और ऊपर की ओर विकसित हो सकता है। बड़े साहब, हम भी परिवार के पास लौटने वाले हैं। अर्जुन यादव ने ऐसा कहा। उनके हाथ पीठ पर थे और वह अपनी पिंडलियों के सहारे चलना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से मेरे माता पिता ने वुडे के बारे में बात नहीं की, इसलिए उन्होंने मुझे सीधे गले लगा लिया। युवा मालिक, अच्छा बनो, बड़े दादाजी को थोड़ी देर के लिए अपने पास रखने दो। अर्जुन यादव और राजेश यादव यादव परिवार के मंडपों और मंडपों में लौटे, तुरंत तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर। मुझे नहीं पता क्यों, या शायद इसलिए कि मैं यादव परिवार के घर में लंबे समय तक रहा हूँ, आध्यात्मिक ऊर्जा मजबूत है और कानून बहते पानी की तरह बहता है। वे सभी उस वातावरण के अनुकूल हो गए हैं और अब वे बाहर जा रहे हैं, बाहरी दुनिया की पतली आभा को महसूस कर रहे हैं और वे अभी भी थोड़ा असहज हैं। अर्जुन यादव भी ऐसे ही हैं, लेकिन उन्होंने इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया। लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि वांगू यादव परिवार स्वर्ग में नंबर 1 परिवार होने के योग्य है, जो अपनी एक छोटी सी दुनिया बना रहा है। यादव परिवार की छोटी सी दुनिया में आभा समृद्ध है और कानून पूर्ण है और बाहरी वातावरण बस अतुलनीय है। उसी समय अर्जुन यादव के मन में ओटाकू बनने का विचार आया। इससे तो अच्छा है कि मेरा अपना घर हो, जहां मुझे खाने पीने और सेवा सुविधाओं की चिंता न करनी पड़े और मैं आराम से जिंदगी का लुत्फ उठा सकूं। मैं एक राजकुमार हूं। वे दोनों मंडपों और मंडपों में यात्रा करते हुए, दुनिया की सबसे तेज गति से अंतरिक्ष को पार करते हुए और लगातार यात्रा करते हुए वे वांगू यादव परिवार में वापस लौटना चाहते थे। हालांकि जब हम दाओ डोमेन से गुजर रहे थे तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। युवा स्वामी, जल्दी से देखो। राजेश यादव ने सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया और जल्दी से अर्जुन यादव को उठाया। उसके पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। वह दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार था। अर्जुन यादव ने भी राजेश यादव की दिशा में देखा तो पाया कि आसमान में एक सफेद रोशनी उठ रही थी, मानो वह आकाश और पृथ्वी को जोड़ने वाला एक स्तंभ हो। सफेद रोशनी चमक रही थी, दुनिया पर चमक रही थी। यहाँ तक कि प्रज्वलित सूर्य की किरणें भी ढकी हुई थीं। यह अतुलनीय था, यह बहुत भयानक था। हालांकि आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित करने वाले टिमटिमाते सफेद आंगन के साथ बहुमूल्य ऊर्जा का एक विस्फोट हवा में फैल गया, जो लाखों मील के दायरे में फैला हुआ था। जो लोग इसे सुनेंगे उनके मन को लाभ होगा और उनकी साधना का आधार तेजी से बढ़ेगा। ऐसा लग रहा था कि यह एक महान अवसर है, एक महान अवसर। अर्जुन यादव राजेश यादव की बाहों में था, अवाक था। क्या वह सिर्फ खेलने और दाव चर्चा सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं आया था? मैं सब कुछ कैसे छुपा रहा हूँ, ये कैसी मुसीबत है। अर्जुन यादव भी उत्सुक थे। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और दूर तक देखा। चमकती हुई कीमती रोशनी, रून्स का प्रचलन और आकाश को चीरती हुई सफेद किरण, संभवतः किसी खजाने के जन्म के कारण ऐसा दृश्य घटित हो सकता है। अन्यथा मैं इसे कैसे समझा सकता हूँ?
राजेश यादव को कुछ सूझा, उनकी भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं, लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे। युवा स्वामी, मुझे संदेह है कि आप भाग्य के महान पुत्र हैं। क्यों, तुम सभी अच्छी चीजों से मिल सकते हो। हा हा हा, मेरे पास तुम्हारा पीछा करने के लिए मांस है। राजेश यादव की बात सुनकर अर्जुन यादव दंग रह गए, उन्हें समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। वांगू यादव परिवार के पास वापस जाते समय हम जिस दाव क्षेत्र से गुजरे उसे जिनाव दाव क्षेत्र कहा जाता है। ये जिनाव दाव डोमेन बहुत प्रसिद्ध नहीं है, ये सिर्फ एक तरफ है, एक छोटे ब्रह्मांड के समान एक दाव डोमेन है। लेकिन इस जिनाव दाव डोमेन के ऊपर एक खजाना भूमि है, लेकिन ये बेहद प्रसिद्ध है, जिसे वानशेंग ट्रेजर लैंड कहा जाता है। अफवाहें, सभी संतों के इस खजाने ने अनगिनत युगों की वर्षा का अनुभव किया है और बहुत सारे खजाने जमा किए हैं, जिनमें सबसे शक्तिशाली और शक्तिशाली के कुछ जादुई हथियार, विभिन्न प्रकार की दवाएं आदि शामिल हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हर 10 साल में ये केवल एक बार खुलता है और इसके खुलने का समय अलग अलग हो सकता है। ये 9 साल हो सकता है या 11 साल या 15 साल हो सकता है। हालांकि अमर शक्तियां हर बार इसे खोलने पर ईर्ष्या करेंगी, लेकिन यह ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेगा और जानबूझकर इंतजार करेगा। इसलिए हर बार जब भी इसे खोला जाता है तो लगभग कुछ शीर्ष ताकतें ही इसके लिए लड़ती हैं और साधारण ताकतें इसके लिए लड़ती हैं। आज आप और मैं बड़े भाग्य से यहाँ आए हैं। ऐसा हुआ कि खजाने की भूमि खुल गई और हजारों खजाने बाहर निकल आए। राजेश यादव की बात सुनकर अर्जुन यादव ने थोड़ा सिर हिलाया। क्या सचमुच उनकी किस्मत इतनी अच्छी है? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं भाग्य का पुत्र हूँ। लेकिन राजेश यादव के अनुसार 10,000 संतों की यह खजाना भूमि देखने लायक है। आखिरकार यहाँ तो खजाने फूट रहे हैं और कितना मिल सकता है यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसके अलावा ऐसा हुआ कि उसने ये भी महसूस किया कि अपने देव सम्राट पिता के लिए जुवानलिंग क्योंगजियु का एक हिस्सा तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा। यद्यपि 10,000 वर्षों का रहस्यात्मक अमृत दिव्य मार्ग के क्षेत्र में भिक्षुओं के लिए एक अनूठा आकर्षण है, लेकिन एक मनुष्य पुत्र होने के नाते अपने पिता देव सम्राट के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए इतना छोटा सा उपहार भी पर्याप्त नहीं है। घुटने टेककर अपने पिता को खूब चाटो, आह बाह, अपने पिता के प्रति पुत्रवत श्रद्धा प्रकट करो ताकि भविष्य में उसका जीवन बेहतर हो। उसे जीवन के सभी क्षेत्रों के बड़ों से खेती करने के लिए आग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह जितना चाहे उतना बुरा हो सकता है। इसके अलावा सभी खजानों के बाहर निकलने के साथ हमेशा कुछ अच्छी चीजें भी मेरी नज़र में आ जाती हैं। ये सोचकर अर्जुन यादव ने तीखे स्वर में कहा, बड़े साहब, आइए हम भी इस मस्ती में शामिल हों और कुछ अच्छी चीजें लें। युवा मास्टर ने जो कहा वह बिल्कुल इसी बात के अनुरूप है। उन दोनों ने उड़ती हुई नाव की दिशा बदल दी और सफेद छतरी वाली भूमि की ओर चल पड़े। उसी समय जिन आओ दाओयू के केंद्र में अनगिनत दिव्य रोशनियां चमक उठी और राजसी जादुई शक्ति समुद्र की तरह विशाल थी, मानो एक भयंकर जानवर पैदा हुआ हो, अप्रतिरोध्य, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज के लिए लड़ रहा हो। हंसी का एक जोरदार झोंका आया। हा हा हा, 10,000 संतों का खजाना आखिरकार खुल गया है। यह मेरी पवित्र भूमि के उत्थान का संकेत है। वहां एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद थे, वह झुका हुआ था, दुबला पतला और हड्डियों वाला, काली आंखों वाला, मानो वह किसी भी समय बैठ जाएगा। लेकिन इस समय वह अत्यंत ऊर्जावान और तेजस्वी था, मानो युद्ध का देवता हो। उसकी अपनी ताकत भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और क्यूई और रक्त की शक्ति उबल रही है और वह शिखर पर लौटना चाहता है और खजाना छीनना चाहता है। 10,000 संतों के खजाने की भूमि का उद्घाटन मेरे युनतन संप्रदाय का अवसर है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? वहां जोरदार चिल्लाहट हुई और एक मध्यम आयु वर्ग का भिक्षु सफेद ताओवादी वस्त्र पहने प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक तेज तलवार थी जो शून्य को भेद रही थी। वह भव्य और अत्यंत शक्तिशाली थी। ये व्यक्ति जिनाओ दाओयू है, जो युनतियान संप्रदाय का प्रमुख संप्रदाय गुरु है। जब उसने सुना कि 10,000 संतों का खजाना खुल गया है और सारा खजाना फूट पड़ा है, तो वह तुरंत यहाँ आ गया। इतना बड़ा अवसर दूसरों को कैसे दिया जा सकता है? हे, तुम जल्दी से पीछे हट जाओ, हमारे निचले संप्रदाय ने सभी संतों के इस खजाने पर मोह कर लिया है। शून्य में एक उदास हंसी की आवाज गूंजी और अनगिनत काले चमगादड़ एक आकृति में सिमट गए, जिसने काला लबादा पहना हुआ था। एक उदास और ठंडी आभा बिखेर रहा था।
दिन के उजाले में लोग कड़कड़ाती ठंड महसूस कर सकते थे। वे सभी जिन आओ दाओ डोमेन में शीर्ष बलों के नेता हैं या संप्रदाय के पूर्वज हैं। इस समय हर कोई यहाँ है बस खजाना छीनने और संप्रदाय का विकास करने के लिए। आखिरकार यह एक ऐसा अवसर है जो हजारों वर्षों में एक बार ही आता है और अमर शक्तियों के लिए इसका एक निर्विवाद आकर्षण है। और अगर उनकी ये शीर्ष शक्तियां प्राप्त हो जाएं तो वे जैकी चैन बन जाएंगे और अमर शक्तियों की राजधानी बन जाएंगे। इस 10,000 संतों के खजाने वाली भूमि के लिए मैंने लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा की है और यह संप्रदाय गिर गया है। इस 10,000 संतों के खजाने वाली भूमि का स्वामित्व मेरा होना चाहिए। तभी आसमान से जोरदार चीखें गूंजीं। ये बहुत ही शानदार और बेहद बहादुरी भरा था, मानो कवच पहने कोई प्राचीन युद्ध देवता हो। जैसे ही आवाज गिरी, एक वीर और दृढ़ व्यक्तित्व सबकी आंखों के सामने आ गया, जो स्वर्णिम पवित्र कवच पहने हुए दीप्तिमान दिख रहा था, स्वर्णिम प्रकाश से सराबोर था तथा उसके लंबे सुनहरे बाल कंधों पर लटक रहे थे। एक चौकोर आकाश चित्रकला परशु पकड़े हुए, सुनहरे प्रकाश से चमकते हुए, ये सोने से बना हुआ प्रतीत होता है। बस इसे लापरवाही से लहराने से लोग अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति को महसूस कर सकते हैं, जिससे लोग भय से कांपते हैं और दुश्मन बनने की हिम्मत नहीं करते हैं। क्या सूर्यास्त राजवंश का सम्राट यहाँ है? आज यहाँ सचमुच बहुत चहल पहल है। नेदर सैक्ट मास्टर एक काले वस्त्र में लिपटा हुआ था और एक भयावह तरीके से कहा, बस इस आवाज ने सभी को कांप दिया। ये बहुत खतरनाक था, नरक से भूत की तरह। चूंकि हर कोई 10,000 संत खजाना भूमि के लिए यहाँ है, इसलिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो मौत तक लड़ते हैं, केवल विजेता ही 10,000 संत खजाना भूमि का मालिक बनने के योग्य है। सफेद दाढ़ी और बालों वाले तथा झुके हुए शरीर वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। वह झुका हुआ था, लेकिन उसकी तीखी आंखें गोशावक की तरह थीं तथा वह वहां उपस्थित सभी लोगों की ओर सीधे देख रहा था। पूरी गति से ऐसा प्रतीत होता है कि वह वहां उपस्थित सभी लोगों से नहीं डरता। वह आर्कटिक पवित्र भूमि का पूर्वज है। उसने खुद को देवताओं के स्रोत में दफना दिया है और उसका जीवन काल छोटा है। वह तभी उठेगा जब संप्रदाय संकट में होगा, लेकिन आज उनका जन्म इसी 10,000 संतों की निधि भूमि के लिए हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि 10,000 संतों की यह निधि भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। ये कहा जा सकता है कि यह उनकी जीवन रेखा है। आखिरकार अनगिनत युगों की वर्षा के बाद सभी संतों की इस खजाने की भूमि में पहले से ही बहुत सारे खजाने छिपे हुए हैं, जैसे कि जादुई हथियार, दवा की गोलियां और जादुई हथियार। यहाँ तक कि अमर शक्तियों का एक दल भी इसे प्राप्त करना चाहता है। यह अफसोस की बात है। असंख्य खजानों की पवित्र भूमि के खुलने का समय अनिश्चित है। हर बार इसे खोलने में सैकड़ों हजारों साल लगते हैं और अमर शक्तियों के पास इस जिन आओ दाओ में गढ़ स्थापित करने की ऊर्जा नहीं है, इसलिए वे केवल अनिच्छा से एक दूसरे के साथ भाग ले सकते हैं। इसके विपरीत इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन आओ दाओ की स्थानीय ताकतों को कमजोर कर दिया गया है। यह अफसोस की बात है कि इस विशाल जिन आओ दाओ में कोई अमर शक्ति नहीं है, लेकिन ये सामान्य है। वर्षों की वर्षा के कारण सभी संतों के खजाने में कई भाग्य और जादुई हथियार समा गए हैं और यह वास्तव में बहुत पीछे है। असंख्य सेनाएं आक्रमण करेंगी और असंख्य आक्रमण करेंगी, आकाश को नष्ट करेंगी, बलवान बलवान होंगे और दुर्बल नष्ट हो जाएंगे। जो ताकतें पहले शीर्ष पर थीं, उनके साथ बारहमासी लड़ाइयां भी हुईं, उनकी नींव लगातार कमजोर होती गई और अब वे केवल शीर्ष शक्तियों के आगे घुटने टेक सकते हैं, अमर होने के लायक नहीं। इसलिए इस पवित्र खजाने की भूमि के लिए उनकी लालच अन्य ताकतों की तुलना में कहीं बेहतर है। जब तक आपको 10,000 संतों की इस खजाने वाली भूमि में कई जादुई हथियार, मौके आदि मिलते हैं, अमर शक्ति का उल्लेख नहीं करना है। भले ही आप एक ड्रैगन बन जाएं और इस जिन आओ दाओ डोमेन के अधिपति बन जाएं, यह असंभव नहीं है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, पवित्र भूमि के कई शिक्षकों और पूर्वजों की आंखें और अधिक उग्र हो जाती और वे सीधे मन से उतरकर सभी संतों के सभी खजानों को अपने स्थान पर ले जाना चाहते थे। वे सभी बलवान पुरुष हैं जिन्होंने दिव्य मार्ग के क्षेत्र में कदम रखा है। अमर शक्तियों के बीच भी उनका बहुत सम्मान किया जाता है और वे प्रमुख स्तर के व्यक्ति हैं जो ज्येष्ठ बनने के योग्य हैं। लेकिन जिनाओ दाओ क्षेत्र में रहते हुए आगे बढ़ना कठिन है। इसके पीछे की शक्तियों को विकसित नहीं किया जा सकता है और स्वयं की साधना में सुधार करना अत्यंत कठिन है। अब
यदि उसे सभी संतों की बहुमूल्य भूमि बनने का अवसर मिल जाए तो वह ड्रैगन बनने, अपने पंख फैलाने और 9 स्वर्गों तक उड़ान भरने में सक्षम हो जाएगा। ये बस कोने के आसपास होगा। उस क्षण उस रहस्यमयी जगह में शुभता का संचार हुआ, एक भयावह आभा फैली। उसी समय प्रकाश की रंग बिरंगी किरणें चमकीं और सुदूर पूर्व से एक रहस्यमयी पीली आभा प्रकट हुई। उसी समय आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए सफेद ओन में देवताओं और जानवरों के कई प्रेत उभर रहे हैं। दाओ कुनपेंग अपनी आकृति दिखाते हैं और समय की शुरुआत का चीलन आकाश से आता है। तभी प्रकाश की रंगीन किरणों में एक दिव्य पशु ने अपनी आकृति दिखाई, जो प्रसन्नतापूर्वक जयकार कर रहा था। उसके बाल सफेद थे तथा पुतलियां चमक रही थीं, मानो वह किसी चमकीले तारे की तरह हो। वह उसे देख रहा था, मानो वह किसी दूसरे लोक में प्रवेश करने वाला हो। सफेद और चमकदार बाल आकर्षण से भरे हैं और पूरे शरीर की शुभता अविस्मरणीय है। सांसों की ऐसी किरण सूंघकर मानो स्वर्ग की ओर जा रहा हूं और मुझे बहुत लाभ हुआ है। ये बाइजे है, महान जानवर बाइजे।